नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। ये बताने की जरूरत नहीं कि देश इन दिनों कोरोना के कैसे अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। कोरोना की ये दूसरी लहर पिछले साल उठी पहली लहर से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा भयानक है। एक एक दिन में डेढ़ लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कहीं रात का कर्फ्यू है, कहीं वीकेंड का लॉकडाउन। कुछ राज्यों में अगले 1-2 दिनों में पूरे लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। ये वो हालात हैं जो एक बार फिर लाखों लोगों को बीमार ही नहीं, बेरोजगार भी कर देंगे। लोग रोटी रोटी को तरसने लगेंगे। पिछले साल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो हुआ, क्या उसका सबक हम कुछ ही महीनों में भूल गए? कम से कम 2 दायरों में तो कह ही सकते हैं कि हम भूल गए। एक जहां राजनीति जुड़ी है और दूसरा जहां धर्म की बात आती है। पिछले साल इन्हीं दिनों दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में जमा हुए लोगों के बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा था। तब भी गलती थी, इतने लोगों को ऐसे समय जमा नहीं होना चाहिए था। हुए थे तो खुद ही समय पर सरकार को बताकर वापस चले जाना चाहिए था। लेकिन साल भर बाद क्या हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। मजहब बदल गया है लेकिन बात वही है। हरिद्वार में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा है। ये तस्वीरें हरिद्वार के कुंभ मेले में सोमवती अमावस्या पर हुए दूसरे शाही स्नान की हैं। सोमवती अमावस्या को कुंभ मेले का सबसे पवित्र दिन माना गया है। देश भर के साधु संतों के अखाड़ों ने एक एक कर पवित्र हर की पैड़ी पर आज स्नान किया और फिर गंगा के घाटों पर लाखों की तादाद में आम जनता भी स्नान के लिए आई। खुद हरिद्वार के मेलाधिकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे तक ही 6 लाख श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके थे। इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको कहीं भी ये एहसास हो रहा है कि देश इस वक्त किस बड़ी आपदा के बीच फंसा हुआ है? क्या ये तस्वीरें आपको यह एहसास करा रही हैं कि सोमवार को जब शेयर बाजार खुला तो पहले 15 मिनट में ही निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार फिर लॉकडाउन की आशंका से सहम गया है। देश की अर्थव्यवस्था का चक्का फिर कोरोना के दलदल में धंसने लगा है। काम बंद होने लगे हैं और हजारों लोग फिर मायूस हो बड़े शहरों से अपने घर गांवों को निकल पड़े हैं, क्योंकि उनका काम धंधा फिर छिनने लगा है। लेकिन ऐसा कोई डर श्रद्धालुओं की इस भीड़ में क्यों नहीं दिखा? न कोई शारीरिक दूरी और मास्क तो बस नाम का। जिसने लगाया लगाया और जिसने नहीं लगाया उसे कौन पूछ लेगा? क्या हरिद्वार में जुटे ये श्रद्धालु वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे? इस भीड़ में जाने किस किस के भीतर कोरोना का वायरस छुपा हो, और जब ये लोग लौटें तो अपने आसपास लोगों को संक्रमित करते चलें। इस भीड़ में जाने कौन कौन कोरोना का कैरियर बना घूम रहा हो। ये भीड़ सिर्फ गंगा के घाटों पर ही नहीं है, हरिद्वार की तमाम गलियों, मोहल्लों, रेस्तरां और होटलों से भी गुजर रही है। रविवार को ही साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी समेत आधा दर्जन से अधिक संतों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और ये तस्वीर देखिए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मिलने निरंजनी अखाड़ा पहुंच गए। कहां गया कोरोना का प्रोटोकॉल? ये राजनीति की कौन सी मजबूरी है, अब आप खुद ही सोचिए। कोविड का जो संक्रमण का खतरा है वो एक बहुत बेहद खतरनाक रूप लेता जा रहा है कुंभ के चलते, क्योंकि पिछले अगर 2 हफ्ते की बात करी जाए तो हरिद्वार में ही एक्टिव केसेस में 300% तक की बढ़त देखी जा रही है। और इस प्रकार से जो भीड़ यहाँ पर जुट रही है उसमें ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही कोई मास्क देखा जा सकता है, और ये एक बेहद चिंतापूर्ण विषय है। सुबह से लेकर अगर 12 बजे तक की बात करी जाए तो 12 बजे तक ही 21 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु और साधुओं ने स्नान किया था, और वो आंकड़ा 40 लाख तक के जाने की उम्मीद है। अगर पहले शाही स्नान की बात करी जाए जो शिवरात्रि को हुआ था तो उसमें 32 से लेकर 37 लाख के बीच में श्रद्धालु और साधु थे। तो ये सभी लोग, सभी साधु पूरे देश से यहाँ पर आकर जुट रहे हैं, उन राज्यों से भी आ रहे हैं जहाँ पर हज़ारों की संख्या में रोज़ कोरोना के केस आ रहे हैं। तो ऐसे में जब ये लोग वापस जाएंगे तो संक्रमण को कई सारे वो लोग भी हैं जो अपने साथ ले जा सकते हैं। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर चिंता को हटा रहा है कि नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए लोगों को यहाँ आने के लिए, लेकिन यहाँ से वापस जाते वक्त क्या उन्हीं लोगों का टेस्ट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आगे जो 2 शाही स्नान आने वाले हैं उसमें किस प्रकार से मैनेजमेंट होगा ये देखा जाएगा। लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो केवल एक मूक दर्शक यहाँ पर का रोल ही प्ले कर पा रही है, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर कि लोगों को समझाया भी जाए और उनमें दूरी भी बनाई जाए, और छोटे इन घाटों पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो उनमें सामाजिक दूरी भी बरकरार रखी जाए।
क्या कोरोना इतना अचानक आ गया कि शासन प्रशासन को इस तस्वीर का पहले अंदाजा नहीं था? क्या इस बार का कुंभ सिर्फ साधु संतों के अखाड़ों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता था? क्या हमारे धर्माचार्यों को इस संकट को देखते हुए खुद ही ऐलान नहीं करना चाहिए था कि श्रद्धालु इस बार कुंभ में भीड़ न जुटाएं? धर्माचार्यों का कद इससे और ऊंचा होता, क्योंकि उनके ऐसे फैसले में इस देश का दरिद्र नारायण सबसे ऊपर होता। ये लोक कल्याण से जुड़ा बड़ा फैसला होता। खैर, जो हुआ हो गया, लेकिन अब भी काफी कुछ किया जा सकता है। लेकिन करे कौन? जिन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो वोटों के चक्कर में जैसे सब भुलाए बैठे हैं। बंगाल में 4 दौर का मतदान हो चुका है और 4 दौर का मतदान अभी बाकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को 3 रैलियां हुई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 4 रैलियां। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 5 रैलियां और रोड शो आज की। इन रैलियों और रोड शो को देखकर लगता है कि जैसे कोरोना के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार चुनाव ही है। जहां चुनाव होगा वहां कोरोना नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या इन रैलियों में ऐसी भीड़ जुटती जिसे कोरोना के प्रोटोकॉल की कोई परवाह ही नहीं, और नहीं उन नेताओं को जो ऐसी भीड़ को चुनाव से पहले जमा कर। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां बीते 2 हफ्ते में कोरोना के केस दोगुने हो चुके हैं। जो नेता इन राज्यों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं वो देश के सबसे जिम्मेदार नेता हैं, और उन्हें ही खुद कोरोना के इस संकट के मुकाबले में सबसे आगे आना है। वो आखिर अपना काम क्यों इतना मुश्किल बना रहे हैं? क्या चुनाव से पहले ऐसी रैलियां इतनी बड़ी चीज हैं कि लोगों की जान उसके आगे कुछ भी नहीं? ये तब है जब अमेरिका के बाद भारत अब दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। उसने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। 24 घंटे में भारत में करीब 1,69,000 नए केस सामने आए और 904 लोगों की मौत देश भर में हुई। पूरे देश में बीते 12 दिन में कोरोना के केस प्रतिदिन के हिसाब से 133% बढ़ गए हैं। 1 अप्रैल को जहां 72,330 कोरोना केस थे, वहीं 12 अप्रैल को 24 घंटे में 1,68,912 केस सामने आए। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस पुणे और मुंबई में आ रहे हैं। मुंबई में हर 100 में से 17.5 केस पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी 17.5 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है। दिल्ली में भी कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 11,491 केस सामने आए, जो अभी तक की सबसे बड़ी तादाद है। बीते 24 घंटे में 72 मरीजों की दिल्ली में मौत भी हुई। दिल्ली सरकार ने हालात को देखते हुए 4 बड़े सरकारी अस्पतालों और 14 निजी अस्पतालों को पूरी तरह कोविड के इलाज में लगा दिया है, यानी कोविड डेडिकेटेड कर दिया है। लेकिन ये मामले सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, यानी जो दिख रहा है असलियत उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अगले कुछ दिनों में कोरोना का यह आंकड़ा कहीं ज्यादा उछलने वाला है, और जब हालात ये होंगे तो सोचिए इस देश का पहले से चरमराया स्वास्थ्य का ढांचा कितनी देर तक टिकेगा। याद रखिए, वो दिन आ रहे हैं कि जब कोई गंभीर बीमार हुआ और उसके पास पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, तो उसे अस्पताल के लिए भटकना पड़ सकता है, भटकना होगा। अस्पताल मिले भी तो ऑक्सीजन मिलनी मुश्किल होगी, और ऑक्सीजन मिली तो वेंटिलेटर और आईसीयू के लिए तरसना पड़ेगा अगर यही हालात बने रहे। जो भी इंतजाम अभी तक थे वो या तो कम पड़ रहे हैं या जहां कहीं भी हैं जल्द ही कम पड़ने लगेंगे। यकीन नहीं होता तो हमारे साथ देखिए देश के अलग अलग इलाकों से कैसी तस्वीरें आने लगी हैं। मुंबई के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट गहराने लगा है। यहां के गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 7 कोरोना मरीजों को अपने आईसीयू से केजे सोमैया अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत हो गई थी। कई और अस्पतालों से भी ऐसी ही शिकायतें आ रही हैं। अभी रिफिलिंग का ऐसा है कि रिफिलिंग के कुछ स्टेशन बंद है। कोई कहता है कि वहाँ कोई कोविड का जो उनका वर्कर है कोई कोविड है इसलिए बंद कर दिए, और कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इसलिए रिफिलिंग हो नहीं रहा है, या जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। तो उसके लिए जो उसका प्राइस है, जो मुंह मांगा प्राइस लोग बोलते हैं और लोगों को देना पड़ता है। जो मेडिकल ऑक्सीजन रिफिलर्स हैं उनके पास 2 मैट्रिक टन से लेके 5 मैट्रिक टन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा उनके पास नहीं आ पा रहा है, सिवाय धुले और जलगांव के, क्योंकि धुले और जलगांव में महाराष्ट्र राज्य एफडीए की तरफ से 300 मैट्रिक टन प्रतिदिन की जो क्वांटिटी है वो डाइवर्ट की गई है, और यही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक कारण हो सकता है शॉर्टेज का। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक मरीज की मौत का एक वीडियो वायरल हुआ है।
जानकारी के मुताबिक यहां मरीज के परिजन 3 घंटे तक अहमदनगर के जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों का चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं बेड नहीं मिला। सब जगह से हारने के बाद वो फिर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन बेड फिर भी नहीं मिला। इस बीच कार में ही मरीज की मौत हो गई। इस मरीज को कोरोना था या नहीं, ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इससे ये साफ होता है कि अब अस्पतालों में बाकी बीमारियों के मरीजों को भी बेड्स के लिए तरसना पड़ सकता है। अहमदनगर से ही एक और तस्वीर देखिए। यहां एक ही एम्बुलेंस में कोविड से जान गंवाने वाले 4 लोगों के शव एक साथ रखे गए, फिर उन्हें शमशान भूमि ले जाया गया। यहां एक साथ 9 कोविड शवों का अंतिम संस्कार हुआ। उसी समय 7 अन्य शवों के दाह संस्कार के लिए इंतजार हो रहा था। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, लेकिन ये असलियत है जो बता रही है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में भी हालात खराब हैं। यहां 7,338 कोरोना मरीज हैं और 24 घंटे के अंदर 489 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। यहां के अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है, तो अब रेलवे और स्वास्थ्य विभाग ने खास ट्रेन उपलब्ध कराई है जो 11 अप्रैल को यहां पहुंच गई। इस खास कोविड ट्रेन में 20 कोच हैं और हर कोच में 16 बेड। इस तरह ट्रेन में कुल 300 बेड कोरोना के मरीजों के लिए हैं। एक कोच में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और कूलर का भी इंतजाम। लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो ऐसे खास इंतजाम भी धरे रह जाएंगे। महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, क्योंकि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच ये लॉकडाउन गरीब मजदूरों, छोटे कारोबारियों और अन्य आम लोगों पर दूसरी बड़ी मार होगा। जब उद्योग धंधों में काम ही नहीं होगा तो लोग कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। पिछले साल के लॉकडाउन का ही असर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अगर नए सिरे से लगेगा तो सोचिए। इस बीच लॉकडाउन की आशंका से डरे मजदूर भारी संख्या में मुंबई से अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। पिछले 3-4 दिनों में मुंबई के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर बड़ी तादाद में मजदूर अपने गांव कस्बों में लौटने के लिए पहुंच रहे हैं। ये मुंबई के कुर्ला में लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तस्वीर है। पिछले हफ्ते स्टेशन पर बेतरतीब भीड़ का वीडियो वायरल होने के बाद इस बार रेल प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। लोगों को कतार में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सब जगह इसका पालन नहीं हो रहा और हो भी नहीं पाएगा अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो। इसी टर्मिनस पर इतनी भीड़ हो गई कि पानी की किल्लत दिखने लगी। ट्रेन के इंतजार में घंटों धूप में खड़े लोगों के बीच पानी की बोतलों के लिए छीना झपटी हो गई। हालांकि रेल प्रशासन ने दावा किया कि वो पानी की बोतल बांट रहा है, लेकिन भीड़ के सामने वो नाकाफी दिखी। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस का जायजा लिया। नाम आपका? जी मोहम्मद वसीम। मोहम्मद, क्या करते हो आप यहाँ पे? होटल लाइन में काम कर रहा था। ये बताइए, आप अभी यहाँ पे खड़े हैं गांव जाने के लिए, अचानक से फैसला लिया लॉकडाउन की वजह से या पहले से तय था? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से जी। क्यों ऐसा? काम धंधा बंद हो गया तो अभी कमाई नहीं है, कुछ नहीं, पैसा नहीं, तो फिर खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, तो जाना ही पड़ेगा गाँव। तो अभी टिकट मिला आपको? नहीं, टिकट उकट कुछ नहीं मिला। खिड़की बंद है, 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, टिकट नहीं हो रहा है। 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं? हाँ, टिकट नहीं मिल रहा तो अभी ये लाइन किस लिए लगा रखी है? लाइन तो बिना टिकट का है, मतलब आसे में लगा के रखे हैं, पुलिस वाले लगवा दिए हैं लाइन की। अभी ट्रेन छोड़ेंगे, बैठाएंगे, अभी बिठाते हैं नहीं बिठाते हैं वो तो क्या मालूम। तो घर पे जाके कुछ काम करेंगे और क्या करेंगे यहाँ? फिर से आएंगे मुंबई? अब नहीं आएंगे मुंबई। अब नहीं आएंगे? नहीं आएंगे सर। मुंबई से कंटाल गया हूँ। अब मुंबई से मोह भंग हो गया? अब नहीं आएंगे, दोबारा आएगा ही नहीं। अरे लॉकडाउन को जस्ट कारखाना बंद हो गया, यहाँ भूखों मरे क्या? अच्छा। हाँ, सेठ पैसा भी नहीं दे रहा है, बोलता गांव चले जाओ। टिकट वगैरह निकाला है? कुछ भी नहीं, पैसा भी नहीं दिया, ऐसे ही जा रहे हैं, पैसा भी पास में नहीं। क्या करते थे? हाँ? क्या करते थे? कंगन का बंगड़ी का काम करते थे। बंद हो गया वो? बंद हो गया कारखाना। अब यहाँ पैसा भी नहीं है, भूखों मरेंगे क्या? ऐसे इससे तो यहाँ गाँव चले जाएं। तो टिकट भी तो नहीं है? ठीक है, तो कैसे तो भी जाएंगे ना, यहाँ मरेंगे थोड़े नहीं भूखों। महाराष्ट्र में हालात खराब होने के चलते स्कूलों के 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान स्थगित करने पड़ गए हैं। अब 12वीं बोर्ड के इम्तिहान मई के अंत में और 10वीं बोर्ड के जून के महीने में होंगे। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यह जानकारी दी। अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं तो मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े भीमराव अंबेडकर सरकारी अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है। अस्पताल के जिस हिस्से में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के शव रखे हैं, वहां फ्रीजर में शव रखने की जगह अब नहीं बची है। कुछ शव खुले आसमान के नीचे धूप में स्ट्रेचर पर हैं, तो कुछ अंदर अस्पताल में ही जमीन पर रखे हुए दिखे। रायपुर से सोमेश पटेल की रिपोर्ट। शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भीमराव अंबेडकर अस्पताल के मुर्दा घर का ये वीडियो जिसने देखा सिहर गया। शव को रखने के लिए फ्रीजर में जगह नहीं थी। कुछ तो आसमान के नीचे धूप में स्ट्रेचर पर, तो कई शव अंदर जमीन पर।
प्रशासन कह रहा है कि कई शवों को परिजनों को सौंपने या फिर अंतिम संस्कार के लिए भेजने की प्रक्रिया में देर हो रही है, जिसकी वजह से शवगृह भर गया है। किसी को नहीं पता था कि अचानक इतनी मौतें होने लगेंगी। रूटीन में जितनी मौतें हो रही हैं उनके लिए रीजन है हमारे पास, लेकिन मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ हम सोचते हैं कि 1 या 2 लोग की डेथ होगी, वहाँ 10 से 20 लोगों की डेथ हो रही है। अगर हम 10 से 20 डेथ सोच रहे हैं तो वहाँ पर 50 से 60 लोगों की डेथ हो रही है। आखिर हम मतलब उतने लोगों के लिए डीप प्रेशर अचानक से तो नहीं आ जाएगा ना, और इसलिए ये सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही है। जिनकी मौत हो गई वो शांत हो गए, लेकिन इसी अस्पताल में जो जिंदा हैं उनकी हालत देखकर भी सिहरन हो रही है। 10 मरीज वार्ड में बाहर लेटे हैं, बेंच पर ही ऑक्सीजन लगी है। दिक्कत यहाँ पर है कि बेड नहीं है, और जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं और मरीजों को यहाँ पर बेंच पर ही लेटा दिया गया है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। अस्पताल का दावा है कि उनके पास कुल 1200 बेड हैं, जिनमें 525 कोविड मरीजों के लिए आरक्षित हैं। 500 बिस्तरों में फिलहाल मरीज भर्ती हैं, यानी 25 खाली हैं। सर रात में एम्स गए थे 10-11 बजे, उधर वाले इधर भेज दिए हैं। 5 बजे हम लोग आए यहीं पे मेकाहारा में, तो बेड अभी तक नहीं मिला है सर। कहाँ अभी लेटाए हुए हैं? बेंच में लेटा हुए हैं। ऑक्सीजन भी उसी में देने के? ऑक्सीजन उसमें है, लगा हुआ है जी, ऑक्सीजन लगा हुआ है। मम्मी का डेथ हो गया था सर, बॉडी प्रिपेयर करने के लिए भी इन लोग बोलते हैं कि आप प्रोसेस करो करके, ना पेपर दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? मरीजों को किस तरह से इलाज हो रहा है? कुछ इलाज नहीं हो रहा है सर, कोई मतलब नहीं है, ना कोई देखने वाले नहीं है। डॉक्टर भी बोलते हैं हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर एक इलाज करने आ रहे हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि आप रुको थोड़ी देर बाद फिर देखते करके, लेकिन उनको बॉडी पूरा बाहर में है सर, देखने वाले कोई नहीं है यहाँ। अस्पताल अपनी गिनती और सीमितताएं बता रहा है। अभी वर्तमान में इन लगभग 525 बिस्तर में जो है 105 जो है हमारे पास आईसीयू बिस्तर हैं, जिसमें से अधिकांश जो बिस्तर हैं वो वेंटिलेटर सपोर्टेड हैं, और इसी 525 बिस्तर के अंतर्गत जो है लगभग 300 से भी ज़्यादा जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बिस्तर है। देश के दूसरे राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो रही है। यहाँ लगातार 5 दिन से 10,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 10,521 नए मामले सामने आए हैं। 82 लोगों की जान चली गई है। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 90,277 हो गई है, जबकि 4,899 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में घटते बिस्तर, दवा इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें यही बता रही हैं कि हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। रायपुर से सोमेश पटेल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। टीकाकरण केंद्रों पर भी अब भारी भीड़ लग रही है। कुछ दिन पहले तक जो लोग टीका लगाने से पहले 100 बार सोच रहे थे, वो अब किसी भी तरह जल्द से जल्द टीका लगाना चाहते हैं। हैदराबाद से हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने बताया है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक टीकाकरण केंद्र में भारी भीड़ जुटी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हो गई। भीड़ इतनी थी कि कुछ ही देर में टीके खत्म हो गए। कई लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद भी मायूस वापस लौटना पड़ा। उन्हें कल फिर आने को कहा गया। तेलंगाना में अभी आधे फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका नहीं लग सका और सिर्फ 5% आम लोगों को अब तक टीका लग पाया है। और कोरोना की वजह से पर्यटन से जुड़ा कारोबार भी ठप पड़ा हुआ। कुछ उम्मीद थी कि इस साल इसमें जान आएगी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर भी इसे खा गई और टूरिस्ट गाइडों के सामने रोजी रोटी का जो संकट है वो भी लगातार बना हुआ है। कोरोना पर काबू पाने के लिए कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसका सीधा असर रेस्तरां और होटलों के बिजनेस पर पड़ा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने देश भर के 8,000 व्यापारियों का सर्वे करने के बाद जानकारी दी कि नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन की वजह से देश में व्यापारियों के खुदरा कारोबार में बीते एक हफ्ते में 30% तक नुकसान हुआ, जबकि थोक बाजार में व्यापारियों को 15 से 20% का नुकसान हो चुका है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 1948 से चल रहे द एम्बेसी रेस्टोरेंट के मैनेजर जीबी लखेड़ा बेहद तनाव में हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से ही रेस्टोरेंट में
ग्राहकों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। साल के शुरू में बिजनेस 50% तक वापस आ गया था, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से बढ़ता कोरोना देख लोग घटने लगे और रही सही कसर रात के कर्फ्यू ने पूरी कर दी। मैं इस वक्त कनॉट प्लेस के द एम्बेसी रेस्टोरेंट में हूं और आमतौर पर इस वक्त पर जो लंच टाइम है, ऑक्यूपेंसी लेवल यहाँ 50% तक होती थी, लेकिन इस बार जिस तरह से कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके बाद आम लोगों में भी डर है और इसकी वजह से यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी है वो अभी 10% भी नहीं है। सर मैं क्या बोलता हूँ 5% रहेगा, 10% बिजनेस भी नहीं आया हमारे 4-5 डेज से। अभी हमने जो भी सैनिटाइज से जो भी उसके हमने सारी नॉर्म्स ले रखी हैं, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया है, यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। इसमें एक्सपेंसिव भी बढ़ गए हमारे, बड़े हैं, चलो ठीक है, वो एक हेल्थ वाइज है, सबके लिए करना पड़ेगा। हमने सभी के लिए जो हमारे पास गेस्ट आएगा सबसे पहले हमें उसकी लाइफ को है, फिर हमने उसको बढ़िया खाना देना है, तो इस चीज़ को करना है, इससे कोई वो नहीं है। पर खर्चे बढ़ गए हैं और खर्चे ज़्यादा बढ़ गए और इनकम 0 है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, देश में रिटेल कारोबारियों को पिछले 1 हफ्ते में 30% तक नुकसान हुआ है, जबकि थोक व्यापारियों का भी अनुमानित नुकसान 15% से 20% तक है। लगभग 8,000 से अधिक व्यापारियों ने इस ऑनलाइन सर्वे में भाग लिया, जो पूरे देश भर से के व्यापारी नेता थे, व्यापारी एसोसिएशनों के लोग थे। सबका ये मानना है कि लॉकडाउन लगाना या रात्रि कर्फ्यू लगाना उसका एक उपाय नहीं है। हमने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा हमने उसमें सुझाव दिया है कि बजाय लॉकडाउन के या नाइट कर्फ्यू के यदि बैंकों के टाइमिंग्स अलग कर दिए जाए, मार्केट और दुकानों के टाइमिंग्स अलग कर दिए जाए, सरकारी ऑफिसेज और जो प्राइवेट ऑफिसेज उनके टाइम अलग कर दिए जाए, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल इनकी टाइमिंग्स अलग कर दिए जाए, तो अगर अलग अलग टाइम किए जाएंगे तो निश्चित रूप से एक साथ भीड़ नहीं होगी, और जब भीड़ नहीं होगी तो संपर्क की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। उसके कारण से कोविड के ऊपर रोकथाम लगाई जा सकती है। उधर उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 710 सीईओ के एक सर्वे में 50% सीईओ ने कहा है कि पार्शियल लॉकडाउन लगने की वजह से सामान और मजदूरों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होगी और इसका उत्पादन पर काफी बुरा असर पड़ेगा। देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इस महामारी का साया अर्थव्यवस्था पर भी गहराता जा रहा है। जाहिर है चुनौती बड़ी है और अब सरकार को देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को रोकने और टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेज करने के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हस्तक्षेप करना होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और पर्यटन से जुड़ा कारोबार तो चौपट ही हो चुका है। पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं जो किसी भी तरह से पर्यटन से, होटल से, रेस्तरां से जुड़े हुए हैं। और टूरिस्ट गाइड्स की बात करें तो उनकी भी यही कहानी है। उनके पास अब न लोग आ रहे हैं तो वो कमाएंगे कहाँ से। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। संकोच लग रहा है लोगों को, हम क्या कर रहे हैं काम, है ना, कहाँ हम काम को ढूंढने जा रहे हैं, ये बताने के लिए संकोच लग रहा है। भाई मास्टर्स डिग्री वाले लोग हैं हम, ठीक है, हम समझ सकते के साथ में जिंदगी जी है और फॉरेन टूरिस्ट के साथ में हम जाते थे, देश को बताते थे, गर्व के साथ बताते थे। आज वह आदमी कहीं जाकर नौकरी ढूंढ रहा है ना। ये परेशानी कम से कम गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर नहीं लाना चाहिए थी, कुछ तो मदद करना चाहिए था, ऐसे लग रहा है। लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तब से मॉन्यूमेंट लगभग दिसंबर तक बंद ही थी, फिर चंद दिनों तक खुली और अभी फिर से बंद है। वक्तन फ़क्तन जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे किसी रिश्तेदार की दुकान पे अपने आप का समय देकर उसमें से 4 पैसे कमाने की कोशिश मैंने की है। कभी मैं गुरव समाज से हूँ, पुजारी कम्युनिटी से हूँ, इसलिए मंदिर में भी अपने भाइयों का हाथ बटाकर उसमें से 4 पैसे कमाने की कोशिश की है। वरना कुछ मेरी लड़की और लड़के इनकी मदद से और या माता की पेंशन की मदद से कैसे तो भी हम लोग गुजारा कर रहे हैं। मेरे साथ में बहुत सारे यानी टीवी के चैनल्स के साथ में मैंने बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट को गाइडिंग किया है। और आज ऐसी परिस्थिति है कि हम एक रेपुटेड कल्चरल एम्बेसडर होके भी आज हमको सर्वाइव करने की बड़ी क्या बोलना है तकलीफ हो रही है। और ऐसी हालत में हमने क्या करना चाहिए।
कोरोना के खतरे की वजह से एक तरफ यूपी सरकार ने धर्म स्थानों में एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक लगा दी है और भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन उधर पंचायत चुनाव में कोरोना के इन दिशा निर्देशों की किसी को कोई परवाह नहीं। बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं और कई जगह एक दूसरे पर लाठी डंडे और लात घूंसे तक चल रहे हैं। कमाल खान की रिपोर्ट। प्रमुखी नहीं लड़ेंगे, अगर तुम्हारी खिलाफत करेंगे खुले हम। जहाँ तुम करो जा खिलाफत, तुम्हारे जैसे बहुत विधायक तुम्हारा ऐसे बता रहा कितने हम देखे हैं। चलो तुम्हारे ऐसे बहुत विधायक देखे तुम हो गया, तुम्हारे जैसे लोग नहीं है। प्रमुखी तुम हमारे लखीमपुर खीरी में बीजेपी के ही विधायक योगेश वर्मा और बीजेपी के ही ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता आमने सामने लड़ पड़े और तमंचे लहराए गए। पवन गुप्ता का आरोप है कि विधायक अपने उम्मीदवार के खिलाफ खड़े लोगों से जबरदस्ती पर्चे वापस करवा रहे थे। मैं तुमसे कह रहा हूँ, समझ जाओ, तुम अभी भी समझ जाओ। असल में भीड़ में उस टाइम पे कौन किसका कॉलर पकड़ ले इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, मगर हाँ किसी एक व्यक्ति था, शायद पवन गुप्ता का लड़का था, जिसने हमारे गिरबान को पकड़ने की कोशिश की। तब तक हमारे साथ में जितने और लोग थे उन लोगों ने उसको पकड़ लिया। उन्नाव जिले के बिछिया इलाके में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार प्रवेश सिंह के समर्थकों और उनके विरोधी कलाऊ यादव के समर्थकों में जम के मारपीट हुई। ये तांडव बहुत देर चला। अब प्रवेश सिंह के 12 समर्थकों और कलाऊ के 7 समर्थकों पे एफआईआर हुई है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। साथ ही दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और ये सोनभद्र है। मंदिर में 5 से ज़्यादा भले ना जा सके, लेकिन यहाँ हजारों भीड़ लगा सकते हैं। इनमें आधे लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं और 2 गज दूरी तो छोड़िए, ये 2 इंच भी दूर खड़े होने को तैयार नहीं है। सोनभद्र में 629 ग्राम पंचायत हैं। सबके उम्मीदवारों का ट्रेजरी चालान यहीं जमा हो रहा है और यहाँ प्रशासन का कोई शख्स इनसे दूरी बना के लाइन लगवाने वाला नहीं है। हम भी जो मीटिंग कर रहे हैं, एसडीएम सीओ कर रहे हैं, ऐसे हमारी मीटिंग अपने स्तर से मीटिंग कर, सबको एक हाजिर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना। कोई व्यक्ति नहीं करता, किसी माध्यम से, मीडिया माध्यम से कोई व्यक्ति के द्वारा अगर जानकारी हमको मिलेगी कि कोविड प्रोटोकॉल में पालन नहीं करा तो विधिक कार्रवाई करी जाएगी। पंचायत चुनाव के नामांकन और प्रचार में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। आम आदमी की शादी में तो खुले मैदान में भी सिर्फ 100 लोगों की इजाज़त है। इनके लिए सब जायज़ है। यह बुलंदशहर में भीम आर्मी समर्थित फराह खान का जुलूस है। ये लखीमपुर में एक बीजेपी उम्मीदवार का जुलूस, और ये गोरखपुर में चुनाव प्रचार की भीड़ है, और यह बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार हत्याकांड के आरोपी योगेश राज का जुलूस। जैसे ये वीडियो संज्ञान में आया तो उसकी जांच कराई गई। जांच कराने के बाद ये घटना सबूत पाई गई तो उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुरानी कहावत थी कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। नई कहावत ये हो सकती है कि मोहब्बत और जंग में भी जो जायज़ ना हो वो सब सियासत में जायज़ है, जहां आम आदमी पे लागू होने वाले हर कानून तोड़े जा सकते हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।